हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे। पार्ट 1 लेक्चर में आप लोग को फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह क्या होता है सब कुछ डिटेल में हम लोग बता दिए थे। तो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से प्ले लिस्ट में जाइए और चैप्टर को पढ़िए। फिर वन शॉट देंगे तो वन शॉट में बोलिएगा भैया समझ में नहीं यार, चैप्टर पढ़ते नहीं वन शॉट में, तो वन शॉट देंगे, लेकिन चैप्टर को पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3-4 वीडियो बनेंगे, चैप्टर छोटा सा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद बजट बचा हुआ है तो जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद रिवीजन भी चल रहा है, टेस्ट भी चल रहा है, और इंग्लिश का भी रिवीजन टेस्ट वगैरह सब कुछ चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, तो उसको भी आप देखते चलिए, करते चलिए। ठीक है, तो इस ये सब तो बताना है नहीं, कल ही बता दिए थे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ नेशनल करेंसी विथ फॉरेन, तो फॉरेन करेंसी के साथ चलिए हो गया। जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज रेट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसका नाम ही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा एक्सचेंज रेट में हम लोग हैं। तो यहाँ पर सब कुछ कल देखे थे कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। इसके बाद हम लोग फ्लेक्सिबल देखे थे। मेरिट डिमेरिट से सवाल वगैरह नहीं देगा, लेकिन नोट्स में है तो सबको बताते चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। चलिए, इसके बाद फैक्टर डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट, ये भी हो गया था कि कैसे कैसे सब कुछ चेंजिंग बैंक रेट वगैरह पॉलिटिकल कंडीशन। आज हम लोग को देखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन निर्धारण कैसे होता है, और डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, डिमांड सप्लाई से कैसे होता है इसके बारे में। एक तो देखा तो गवर्नमेंट के बारे में, तो वैसे इंटरनेशनल मार्केट में इसी के आधार पर होता है डिमांड और सप्लाई के फोर्स। ठीक, दो कंट्री के बीच में तो ठीक है डिसीजन हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसके आधार पर होता है, इसी को देखना होगा। ठीक है, सरकार करती है तो सरकार अलग करती है ना, वो पूरा मार्केट वो संभालेगी नहीं, दो मार्केट के बीच में कर सकती है, लेकिन पूरा मार्केट का हम लोग इसी के आधार पर निर्धारण कैसे होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है पहले देख लीजिए एक बार दोबारा से डिफिनेशन कि एक्सचेंज रेट इज दैट रेट, वह रेट होता है 1 यूनिट ऑफ ए फॉरेन करेंसी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी का एक यूनिट के टर्म में हम लोग अपना डोमेस्टिक करेंसी के बारे में बताएंगे कितना हुआ। यानी कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि एक डॉलर मान लीजिए कि एक आपका डॉलर कितने के बराबर है, इंडियन रुपीज़ के बराबर, इंडियन रुपीज़ के बराबर तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। ठीक है, चलिए, एज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड द सॉरी एक्सचेंज रेट डिटरमिन बाय द रिलेटिव फोर्स ऑफ डिमांड और सप्लाई का फोर्स से ही निर्धारण होता है एक्सचेंज रेट। तो किसका डिमांड और किसका सप्लाई, यहाँ पर करेंसी का कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, उसी के आधार पर उसका रेट निर्धारण होता है। चलिए, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज रेट देखिए कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पर सिंपल सा है, जो हम लोग फंडा स्टार्टिंग से पढ़ते आ चुके हैं कि डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्स। तो सिंपल यहाँ पर भी इन्वर्स है। देखिए, देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज रेट, यानी कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो डिमांड कम रहेगा, एक्सचेंज रेट का प्राइस ज़्यादा तो डिमांड हम उसका कम करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि डॉलर का ज़्यादा है प्राइस रेट, मतलब एक्सचेंज रेट क्या बोलते हैं उसको, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर को चेंज करेंगे तो ज़्यादा लगेगा, तो उसका हम डिमांड कम करेंगे इस टाइप से। ठीक, द एक्सचेंज रेट इज लो, अगर एक्सचेंज रेट कम है यानी कि $1 के हमको क्या देना है, हमको मात्र सिर्फ देना है 50 रुपया, तो हो जाएगा। अब $1 के लिए देना है 60 रुपया, तो हम कम डिमांड करेंगे, ज़्यादा देना होगा तो कम करेंगे। अगर लो रहेगा तो क्या करें, डिमांड हम लोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा अपोजिट रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सिंपल में लिखा होगा कि डी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो द ग्रेटर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिमांड फॉर द लोअर रेट पे ज़्यादा। देखिए, ये लोअर रेट है और आपका ये हायर रेट है, तो लोअर रेट पे डिमांड देखिए ज़्यादा हो रहा है। देखिए, डिमांड यहाँ तक हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सिंपल सा। ठीक है ना, व्हेन द रेट ऑफ द फेल R to R1, रेट आपको गिर गया जब, तो डिमांड फॉर द क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम Q2 Q1, डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है ना, कौन सा क्वांटिटी किसके, एक्सचेंज क्या बोलते हैं उसको, करेंसी के क्वांटिटी बढ़ जाता है, वैल्यू उसका। ठीक है, तो डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पर इन्वर्स। फिर सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन हम लोग पढ़ते आ चुके हैं। सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो दोनों सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कितना करना है एंड द रेट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कितना करेंसी को सप्लाई करना, कितना रेट है। ज़्यादा रेट रहेगा तो ज़्यादा सप्लाई होगा, कम रेट है तो कम सप्लाई होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पर सप्लाई में, और प्राइस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है ना, तो ज़्यादा रेट मिल रहा है, ज़्यादा सप्लाई करने के लिए सोचेगा। ठीक है, चलिए, अपवर्ड राइजिंग ऑफ सप्लाई ऐसे शो द रेट ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्रॉम R to R, यहाँ से बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम Q to Q, इसका सप्लाई भी बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ गया। ठीक है, चलिए, सिंपल इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर डिमांड सप्लाई बराबर होगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम। मार्केट में हम लोग पढ़े तो मार्केट यहाँ पर सब रिकॉल होगा, तो क्या था इक्विलिब्रियम, rate of exchange is determined by the point where the demand for the foreign exchange becomes equal to the supply of a foreign exchange, जहाँ पर दोनों बराबर होंगे एक्सचेंज, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द, वहीं पे आपका रेट निर्धारण होगा। ठीक है, तो इट इज़ द इक्विलिब्रियम
रेट डिटरमिन एट द पॉइंट ई वेयर द डिमांड फॉर द एक्सचेंज डी डी, डिमांड आपका डी डी है और आपका क्वांटिटी सप्लाई कितना होगा एस एस होगा। सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज आपका एस एस इक्वल टू इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट आर डबल डैश इक्विलिब्रियम डिमांडेड फॉर द सप्लाई ऑफ फॉरेन क्यू डबल डैश। तो सिंपल सा लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है और क्यू डबल डैश कहाँ पे आ गया, यहाँ पर एक सेकेंड देखना होगा कहाँ था, क्यू वो घेर दिया यहाँ पर, क्यू आर के बीच में डबल डैश नहीं है, घेर दिया यहाँ पर, ये रेट है, ये अपना क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिमांड यहाँ पे इक्विलिब्रियम, सिंपल सा। ठीक है, तो इस फोर्स से इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट निर्धारण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, सोर्सेस या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आउटफ्लो फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। कहने का मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए हम लोग क्यों आवश्यकता क्या होता है कि हम लोग फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाहर का करेंसी को रखते हैं, या डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। क्यों हम लोग उसका डिमांड करते हैं, बाहर की करेंसी का क्यों डिमांड करते हैं, कारण क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का क्या क्या कारण है तो आपको बताना है। ठीक है, आउटफ्लो जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द अदर कंट्री, अब बाहर के कंट्री से खरीदना है सामान तो पैसा चाहिए ना उसका, इसके लिए इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंट्री इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब बाहर में इन्वेस्टमेंट करना है जिस कंट्री में तो उस कंट्री का करेंसी चाहिए, इसके लिए पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन एंड इंटरेस्ट, अगर बाहर कंट्री को क्या देना है लोन वगैरह इंटरेस्ट वगैरह देना है उसका तो यहाँ पर चाहिए। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम एब्रोड, विदेश से कुछ फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना है तो उसके लिए भी। डायरेक्ट परचेज बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेन मार्केट में डायरेक्ट कुछ खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। टूरिज्म, अब बाहर घूमने जाइएगा तो जिस कंट्री में जाइएगा तो वहाँ पे पैसा आपको चाहिए, और टूरिज्म एक्सपोर्ट के रूप में काम करता है, याद रखिएगा। एंड रेमिनेंट्स बाय द फॉरेनर वर्किंग इन कंट्री, अगर आपके कंट्री में कोई विदेशी काम कर रहा है तो आपके यहाँ से पैसा ले जाएगा, रुपीज़ नहीं हो तो आपका क्या ले जाएगा, आपका जो डॉलर या जो भी करेंसी उसका चलता है तो अपना यहाँ से ले जाएगा। तो इतना कुछ हो गया, अगर इसको याद कर लीजिएगा, इसको माइंड में बैठा लीजिएगा तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग सप्लाई में इसका इन्वर्स देखने को मिलेगा। कैसे, सप्लाई क्यों करेगा, डिमांड तो इसके लिए, सप्लाई क्यों, इन्फ्लो में सप्लाई आएगा, तो सप्लाई क्यों, द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फॉरनर फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट। अब यहाँ से खरीदना है, यहाँ से भारत के मार्केट में खरीदना है तो उसके लिए भारत की करेंसी चाहिए, तो उसके लिए हमको सप्लाई करना होगा। ठीक है, बात को समझ गए। चलिए, तो सेकंड था इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरनर, अपोजिट सिंपल ऑफ ए कंट्री इन द डोमेस्टिक कंट्री, यहाँ पे किसी को इन्वेस्टमेंट करना था, उसमें क्या था, उसे हमें बाहर करना था तो पैसा का पैसा, अब कोई बाहर से यहाँ कर रहा है तो उसको चाहिए भारत का पैसा। ठीक है, इतना कुछ। फिर लोन रिकवरी ऑफ लोन एडवांसेस ऑफ डायरेक्ट हियर, यहाँ से कुछ लोन वगैरह को रिकवर करना तो उसके लिए यहाँ का पैसा चाहिए। डायरेक्ट परचेज बाय द नॉन रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, यहाँ से कुछ खरीदता है तो उसके लिए भी। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय द फॉरेन इन द कंट्री, यहाँ पे कुछ खरीदना उसके लिए, यहाँ का खरीदना तो यहाँ का पैसा चाहिए। फॉरेन टूरिज्म स्पेंड इन द, अब विदेशी कोई घूमने यहाँ पे आया तो उसको यहाँ पे पैसा चाहिए। एंड रेमिनेट्स बाय द रेसिडेंट्स वर्किंग इन द एब्रोड, अगर यहाँ के लोग बाहर काम कर रहे हैं तो वहाँ रुपीज़ लेकर आएंगे, वहाँ से डॉलर लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया, तो इसको भी समझिए। तो एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत कम चांस है कि यहाँ से सवाल आपको देगा। ठीक है, बस समझने के लिए क्यों आवश्यकता होता है तो एक दो पॉइंट माइंड में रखिएगा, हो जाता है। चलिए, लेकिन जो सवाल देगा एग्जाम में, जो सवाल देगा तो यहाँ से देगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है कि फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं तो दोबारा से पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि क्या होता है। इट इज़ डिसाइडेड एंड डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी होती है, एंड इट इज़ केप्ट स्टेबल, वो स्टेबल, उसका रेट चेंज नहीं होगा। ठीक, इन दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक बिकम्स रेडी टू, यहाँ थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना। चलिए, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक्स बिकम रेडी टू बाय और सेल इट्स करेंसी एट ए फिक्स रेट, सेंट्रल बैंक काम करती है फिक्स रेट चेंज करके। इट इज़ नो फ्लैक्चुएशन टेक प्लेस, यहाँ पे फ्लैक्चुएशन उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इट इज़ डिटरमिन बाय द डिमांड सप्लाई ऑफ द फॉरेन, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि डिमांड सप्लाई ऑफ द फोर्सेस इन इंटरनेशनल मार्केट, तो ग्राफ में हम लोग देख लें कैसे कैसे होता है। ठीक, एक्सचेंज रेट इज फ्रीली, यहाँ पे तो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पर मार्केट का कंडीशंस होता है। द एक्सचेंज रेट इज फ्रीली डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड मार्केट। अच्छा, यहाँ पर कब होगा, यहाँ पर कब होगा, इसके भी कंडीशन है। तो एक कंट्री का आपस मामला होता है, इसमें दो कंट्री आपस मामला, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इन लोग का नहीं चलेगा। तो इतना अलग अलग कंडीशन हम लोग नहीं पढ़ना, बस इतना जान लीजिए कैसे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, द एक्सचेंज रेट इज फ्रीली डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सेंट्रल बैंक है नथिंग, यहाँ पे सेंट्रल बैंक कुछ नहीं कर पाएगा, और फ्लैक्चुएशन टेक प्लेस। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ऊपर में जो बताया था फर्स्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर में, तो उसको भी कर लेना का, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों को। चलिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा, सब्जेक्टिव बने या ना बने, ऑब्जेक्टिव फिक्स यहाँ से बनेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से तो 5 नंबर का सवाल दे नहीं रहा, 3 नंबर का दे रहा है, तो वह डिफरेंस वगैरह देगा जो लास्ट में पढ़ेंगे तो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव डिवैल्यूएशन से पिछले बार भी दिया था, आई थिंक आगे पीछे भी देते रहता। देखिए, डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन दोनों सेम है, दोनों सेम कैसे है,
दोनों में आपका करेंसी का वैल्यू घटेगा, दोनों में वैल्यू आपका घटेगा। लेकिन कब कब देख लीजिए, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज द फेल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, घटेगा इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, बाहर की करेंसी की तुलना में आपका करेंसी का वैल्यू घटेगा एज एज प्लान बाय द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू घटेगा वो गवर्नमेंट तय करेगी कितना घटेगा कितना, यानी कि फिक्स का बात होगा, फिक्स एक्सचेंज रेट में जो बढ़ता घटता है तो गवर्नमेंट करेगी। इन दिस सिचुएशन एक्सपोर्ट आर इनकरेज। आपका जब वैल्यू घट गया, पैसा का वैल्यू घट गया तो आप क्या करिएगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिएगा। एक्सपोर्ट जब करिएगा यानी कि बाहर मार्केट में सेल करिएगा तो बाहर का पैसा आएगा, बाहर का पैसा आपका कंट्री में आएगा, क्योंकि आपका पैसा का वैल्यू कम है, बाहर का पैसा आएगा, बाहर का पैसा का वैल्यू ज़्यादा है। तो आप क्या करिएगा, आप इनकरेज करिएगा एक्सपोर्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँ, एक्सपोर्ट करूँ। अगर इंपोर्ट करूँगा, बाहर से अगर खरीदूंगा तो क्या होगा कि हम मेरा पैसा देना पड़ेगा, हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पैसा का वैल्यू क्या होगा, घट गया है। तो इंपोर्ट हम नहीं करेंगे, इसमें हमको एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन बढ़ाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें, ताकि बाहर का करेंसी आए। बाहर का करेंसी महंगा है तो महंगा का डिमांड करेंगे, मेरा सस्ता है बाहर से खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसा काम क्यों करेंगे, इसीलिए ऐसा। ठीक है, बात को समझ गए। चलिए इसके बाद सेकंड क्या है, डिप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका यहाँ पे वैल्यू घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज फेयर इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द रिलेशन टू फॉरेन करेंसी इन सिचुएशन व्हेन द एक्सचेंज रेट डिटरमिन बाय द डिमांड और सप्लाई। अगर यहाँ से एक्सचेंज रेट निर्धारण होता है तो यहाँ पे आपका वैल्यू घट रहा है, तो जब वैल्यू घटेगा, जब वैल्यू घटेगा तो उसमें हम लोग किसको, एक्सपोर्ट को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा का वैल्यू घट चुका है तो एक्सपोर्ट यानी बाहर से पैसा आएगा तो अच्छा रहेगा। बात को समझ गए। चलिए एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अब यहाँ पे बढ़ना, ये तो डिप्रिसिएशन था, घटना, लेकिन अब बढ़ने का बात हो रहा है। और बढ़ने के साथ साथ एक और बात हो रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर डिवैल्यूएशन था तो एवैल्यूएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, और डिप्रिसिएशन है यानी कि डिमांड फोर्स, तो एप्रिसिएशन है यानी कि डिमांड फोर्स का रिलेशन यहाँ पर ज़्यादातर डिमांड फोर्स का रिलेशन को ही पढ़ते हैं। तो एप्रिसिएशन हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वैल्यू का करेंसी बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, ये तो ऊपर समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ये नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और है एप्रिसिएशन में कि सिमिलर दोनों है, यहाँ पे देखिएगा एप्रिसिएशन में कि सिमिलर दोनों है, और कहने का मतलब कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू में बढ़ना एंड डिप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, दोनों सेम है। आपका वैल्यू बढ़ गया तो फॉरेन का वैल्यू घट गया, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के टर्म में आपका जो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, $1 60 में, अब क्या होगा, $1 85 में, मेरा पैसा का वैल्यू बढ़ गया, तो 85 में $1 खरीद लेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वैल्यू बढ़ गया तो 80 देंगे, तब 80 देंगे तो ज़्यादा पैसा हो गया, कम ही पैसा देंगे, वैल्यू बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कम ही पैसा में $1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका रीजन क्या है, काउजेज फॉर फेल इन एक्सचेंज रेट। अच्छी ऐसा इसका रीजन क्या हुआ कि आपका बढ़ गया, एक्सचेंज रेट घट गया, 60 था तो एक्सचेंज रेट घटा ना, तो काउजेज फॉर फेल इन एक्सचेंज रेट क्यों घट गया, फेल इन द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी का डिमांड में कमी देखने को मिला, इसके लिए ऐसा हुआ। और दूसरा कंडीशन, राइज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ गया, और किसी का सप्लाई मार्केट में जब बढ़ जाता है तो उसका डिमांड आप रूपी घट जाता है। तो दोनों में से कोई लिखे, दोनों इसका रीजन हो सकता है, या तो फेल इन द डिमांड फॉर द फॉरेन, इसका हम डिमांड कम कर रहे हैं, या फिर राइज इन द सप्लाई बढ़ गया होगा तो डिमांड कम कर रहे हैं। तो क्या और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेजर रीजन यही है। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ेंगे, जब हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, मेरा वैल्यू बढ़ जाएगा, तो हम इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इनकरेज इम्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, क्योंकि मेरा वैल्यू बढ़ गया, मेरा वैल्यू बढ़ा तो इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कहने का मतलब यहाँ से मैं गुड्स को बाहर भेजूंगा, तो हमारे कंट्री में पैसा आएंगे। ठीक है, हमारे कंट्री से पैसा खरीदेगा ना, इंपोर्ट में क्या, एक्सपोर्ट में हम बाहर भेजेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, एक्सपोर्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग बाहर भेजेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो बाहर से खरीदेंगे तो अपना पैसा देंगे, और मेरा पैसा का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो कम ही पैसा देना पड़ेगा, पैसा कम देना पड़ेगा, तो इनकरेज करेंगे इम्पोर्ट को। ठीक है, अगर ऐसा रिलेशन देखा जाए कि जब एक्सपोर्ट होता है तो कंट्री के लिए अच्छा मतलब माना जाता है, लेकिन जब मेरा पैसा का वैल्यू बढ़ा रहेगा, एप्रिसिएशन का जब कंडीशन रहेगा, तो उस समय इंपोर्ट जब ज़्यादा होगा तो वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो थोड़ा सा रिलेशन उल्टा है, याद रखिएगा, एप्रिसिएशन में इंपोर्ट को बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट को डिस्करेज करेंगे, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को बढ़ाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा पैसा बढ़ा हुआ है, वैल्यू बढ़ा हुआ है ना, तो वैल्यू जो बढ़ा हुआ है तो मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट यानी कि बाहर से खरीदूंगा, कम ही पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्सपोर्ट को मैं बेचूंगा नहीं, अपने गुड सर्विस को बाहर नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचूंगा, क्योंकि इसका वैल्यू घटा हुआ है, फॉरेन करेंसी का वैल्यू घटा हुआ है, बेचूंगा तो वहाँ से पैसा तो कम आएगा वेटेज उसका। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ से गुड्स जाएंगे तो पैसा बाहर से आएगा, तो बाहर से पैसा आ रहा है तो उसका वैल्यू घटा हुआ है ना, तो इसीलिए हम इसको डिस्करेज करेंगे और इम्पोर्ट को बढ़ाएंगे।
बात को समझ गए होंगे, अच्छा रहेगा, समझ के पढ़िएगा तब ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलिए इसके बाद जस्ट अपोजिट के अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी बढ़ गया, ऊपर में आपका क्या बढ़ा हुआ था, आपका करेंसी बढ़ा हुआ था, यहाँ पे आपका घट गया, डोमेस्टिक घट गया, तो बात सिमिलर है, उसका बढ़ा था आपका घटेगा। तो इसमें क्या होगा, अप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू द डिक्रीज इन अप्रिसिएशन, ऊपर हम लोग देखे थे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल परचेजिंग पावर ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पे वैल्यू आपका घट गया, यानी कि अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डिप्रिसिएशन कब होता है, डिमांड सप्लाई जो ऊपर पड़े थे, ठीक है। तो सिमिलर केस है, इसमें इसका काउजेज क्या होगा, राइज इन द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गया, ठीक है, और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का सप्लाई घट गया तो उसका डिमांड बढ़ गया। तो जो ऊपर में बढ़ा था सिमिलर केस था, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे फॉरेन करेंसी घट गया था डिमांड, यहाँ पे डिमांड इसका इंक्रीज कर गया। तो अपोजिट ऊपर पड़ गया तो नीचे भी आपका सिमिलर केस था। जब फॉरेन करेंसी का बात हो रहा तो उसमें बहुत हम सोचना पड़ेगा ना, अब उसका डिमांड बढ़ गया तो उसका वैल्यू बढ़ गया, और इसके बाद सप्लाई क्या था, डिक्रीज इन सप्लाई फॉरेन, सप्लाई कम आ गया तो ऐसे भी उसका डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा ही रहेगा, किसी वस्तु का डिमांड ज़्यादा रहता है तो उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, प्राइस ज़्यादा से डिमांड कम होता है, लेकिन जब डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को रिलेट करके जब ऐसे कन्वर्ट करके सोच कर पढ़िएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, याद भी रह पाएगा, नहीं तो ऐसे भूल जाइएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट क्या होगा, तो सिमिलर है, इनकरेज क्या, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा, ठीक है ना, और इसको डिस्करेज करेगा किसको, इंपोर्ट को। एक्सपोर्ट को क्यों बढ़ावा देगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जब करेंगे यहाँ से गुड सर्विस को बाहर भेजेंगे तो बाहर का पैसा आएगा, बाहर का पैसा का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो अच्छा बात है, तो ऐसा काम करेंगे, ठीक है। बात को समझ गए, चलिए अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें इसका परचेजिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जैसे कि 1 रुपया 60 था, अब 70 देना, वहाँ पे घट गया था, यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इस टाइप से होगा। और काउजेज फॉर राइज इन द एक्सचेंज रेट, जब बढ़ने का तो रीजन यही सब बता दिए। तो सिमिलर है, ये फर्स्ट को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके सिमिलर में अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन सवाल रहता है तो थोड़ा सा करना होगा। काउजेज वगैरह दे या ना दे, ये सब इफेक्ट वगैरह दे या ना दे, लेकिन इसका मतलब अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है और डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो इतना तो जरूर कर लेना होगा, तो आपका कहीं से कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। चेंज इन एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट में चेंज कैसे होता है, एक्सचेंज रेट कैसे निर्धारण होता है जान गए, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आपका एक्सचेंज रेट पूर्ण रूप से आज समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओटी और बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है। चलिए देख लीजिए, लास्ट टॉपिक है चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो और इसी का एक और नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड सप्लाई ऑन एक्सचेंज रेट, डिमांड सप्लाई से क्या प्रभाव पड़ता है एक्सचेंज रेट पे, तो उसी के बारे में देना है। तो एक्सचेंज रेट डिटरमिन बाय द डिमांड सप्लाई फोर्सेस फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज करना, लेन देन करना पैसा का, तो डिमांड सप्लाई से होता है। हियर चेंज इन द डिमांड सप्लाई कंडीशन ब्रिंग्स चेंज इन एक्सचेंज रेट, और डिमांड सप्लाई कंडीशन में चेंज करके, हियर चेंज इन द डिमांड सप्लाई कंडीशन ब्रिंग्स चेंज इन एक्सचेंज रेट, डिमांड सप्लाई कंडीशन में चेंज होता है तो वह एक्सचेंज रेट को भी चेंज कर देगा। अब कैसे करेगा, आइए हम लोग थोड़ा सा टेबल डायग्राम से देख लेते हैं। चलिए तो ग्राफ से देख लीजिए, देखिए सिंपल सा रिलेशन है, क्या रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, चलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम, ठीक है, लेकिन अब एक कंडीशन देखिए चेंज हो गया। इन दिस डायग्राम डी क्या है, डिमांड कर्व, बहुत अच्छा, चलिए डिमांड कर्व है। इसके बाद एस क्या है, सप्लाई कर्व है, बहुत अच्छा, एस सप्लाई कर्व है। इसके बाद ई इज इक्विलिब्रियम, जो बता दिया यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, ठीक पॉइंट। आर इज द क्या है, इक्विलिब्रियम रेट, यहाँ पर इस रेट पर काम हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। अब इसका क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड डी, केवल सिर्फ डिमांड बढ़ा है, डिमांड सिर्फ बढ़ गया, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसका डिमांड बढ़ा, करेंसी का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का, करेंसी का। तो इसमें क्या होगा, न्यू डिमांड जब बढ़ गया तो इवन इक्विलिब्रियम, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, पॉइंट राइजेस एंड काउजेज द, डिमांड बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जब बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम आगे चला जाएगा, शिफ्ट कर गया, ठीक है। एंड काउजेज एक्सचेंज रेट फ्रॉम आर टू आर, और एक्सचेंज रेट भी आपका चेंज होगा, डिमांड बढ़ गया तो रेट उसका ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे, तो रेट आपका R1 हो जाएगा, तो सिंपल से इट शोज द डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यहाँ पे देखा है डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हुआ, घट गया है, कैसे घट गया है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो आपका डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू घट न गया, इसका वैल्यू घट न गया। अब आपको कितना देना होगा, मान लीजिए एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो अब आपको 80 देना होगा, तो आपका वैल्यू घटा ना, पहले मान लीजिए 70 में काम कर रहे थे, 70 में काम कर रहे थे, ठीक है, अब आपको कितना में काम करना होगा, अब 80 में काम करना होगा, तो आपका वैल्यू घट गया, तो सिंपल से दिखाएगा कि डिप्रिसिएशन ऑफ किसका, डोमेस्टिक करेंसी। बात को समझ गए, चलिए। अच्छा, वेन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज डिक्रीज, अब देखिए डिमांड घटता है, उसमें तो बढ़ गया था, अब घटने का काम होता है, सिंपल सा पढ़िएगा तो वही है डायग्राम, डी इज डिमांड कर्व, ऐसे सप्लाई कर्व, इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, आर इज एक्सचेंज रेट, ड्यू टू द डी न्यू इक्विलिब्रियम, अगर डिमांड यहाँ पर बढ़ गया है, डिमांड घट गया है, तो अब क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका
डिक्रीज कर जाएगा, आर से आर बढ़, डिमांड घट गया तो रेट भी उसका घट जाएगा, डिमांड ज़्यादा तो रेट ज़्यादा, डिमांड कम तो रेट भी कम। अब जो रेट कम हो रहा है तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रेट कम है तो मेरा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। अब मैं अब कितना 40 रुपये दूंगा मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू इसका बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको दिखाएगा जब घट जाएगा रेट वगैरह घटेगा तो इसमें बढ़ने का काम दिखा रहा है। ऐसे रिलेट करके तो कैसे कैसे निर्धारण हो रहा है। एक और है कि व्हेन द सप्लाई ऑफ द एक्सचेंज डिक्रीजेज, अब सप्लाई घटता है तो क्या होगा, सप्लाई घटता है तो क्या होगा, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सप्लाई जब घट जाएगा तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सप्लाई कम है, सप्लाई है ही नहीं तो हाई रेट, कोई भी तो रेट उसका ज़्यादा, और डिमांड किसी का ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा, डिमांड कम तो वैल्यू कम। लेकिन सप्लाई में क्या होगा कि नया रेट बन जाएगा, तो देख लीजिए डिमांड करेगा ऐसे सप्लाई कर इक्विलिब्रियम, आर इक्विलिब्रियम, एस न्यू इक्विलिब्रियम, सिंपल सा पढ़िएगा समझिए, तो इंक्रीज कर जाएगा, आर से आर में रेट आपका बढ़ गया, क्योंकि सप्लाई घट गया, अब है नहीं मार्केट में तो रेट बढ़ेगा ना, उसका वैल्यू बढ़ेगा ना। तो ये क्या दिखाएगा, डिप्रेसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का घटना में दिखाएगा। क्यों घटना, क्योंकि सप्लाई बढ़ गया, जब सप्लाई बढ़ गया तो आपका वैल्यू, आपका ज़्यादा पैसा देना होगा ना, तो आपका वैल्यू को यहाँ पर घटेगा। जब भी ज़्यादा पैसा देना होगा तो वैल्यू आपका घटेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक, क्योंकि इस रेट से भी रिलेट कर सकते, रेट बढ़ गया ना, रेट बढ़ गया, अब ज़्यादा पैसा देना है, तो जब रेट बढ़ेगा तो क्या दिखाएगा, डिप्रेसिएशन को दिखाएगा। और एप्रिसिएशन कब, जब रेट घटेगा, रेट जब घटेगा तो एप्रिसिएशन को दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम से हम लोग कर सकते हैं। और लास्ट आपका है कि व्हेन द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज, अगर सप्लाई की ओर बढ़ जाता है, घट गया था सप्लाई उसका बढ़ गया, जब सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ गया तो हमको यहाँ तो पहला दिखाएगा एप्रिसिएशन दिखाएगा। ठीक है, कि बढ़ोतरी हो गया। इसके बाद क्योंकि रेट यहाँ पे घटा होगा ना, रेट आई थिंक घट के सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया, मार्केट में बहुत क्वांटिटी आ गया तो रेट उसका कम ही रेट पे कम हो जाएगा, कम रेट पे तो एप्रिसिएशन दिखाएगा। सिंपल सा वही होगा, यहाँ पे पढ़िएगा। तो 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ग्राफ आगे पीछे करके चेंज करके बनाइएगा, तो यहाँ से ऐसा होगा। यहाँ से सवाल वगैरह देगा नहीं, कंडीशन पूछेगा कि 4 कंडीशन है, 1-2 कंडीशन से पूछ सकता है कि जब क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा। जो मॉडल सेट में सवाल दिया है लेकिन वो आपको मार्केट से दिया, यहाँ से नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको इसको समझना होगा, इस ग्राफ को, तभी समझ में आएगा। और ग्राफ का सेशन आज चैप्टर वीडियो आपका समाप्त होगा, 22 मिनट का वीडियो बना, और बस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड 1-2 और लेक्चर बनेंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और बस पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।